हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 31 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज साल का आखिरी दिन है और अगर आप हमारा जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन के नोट्स अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा 6th मंथ का एडिशन भी आप ले सकते हैं। अगला जो एडिशन है वो जनवरी 2021, यानी कि मैं आपको एक डेडलाइन इसमें दे रहा हूं, 15 जनवरी से पहले आपका पूरा एक कवर हो जाएगा। मंथली भी आपको मिलेगी, जिन्होंने मंथली खरीदी है उनको मंथली मिलेगी, जिन्होंने 6 मंथ का एडिशन लिया है उनके लिए अगला 6th मंथ का जो एडिशन है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेरी अगर करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ और कंटेंट हमारा अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ से एज इट इज बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, जैसे कि अभी जेल प्रहरी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हमारी पीडीएफ से एज इट इज पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो हाल ही में आपको पता है कि तेंदुओं की जो संख्या है इसकी गणना की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो तेंदुओं की संख्या है वो सबसे अधिक पाई गई है। तो यहाँ पर जो तेंदुओं की संख्या है वो सबसे अधिक है आपके कान्हा नेशनल पार्क में। कान्हा नेशनल पार्क में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है और मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या में 88% का इजाफा हुआ है, यानी कि 88% बढ़े हैं तेंदुए मध्य प्रदेश में। यानी कि अगर बाघों के कंपैरिजन में बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बाघ पर 7 तेंदुए हैं। ठीक है, 2014 की जो गणना थी, 2014 की गणना में मध्य प्रदेश में 1817 तेंदुए थे। तेंदुए यानी कि लेपर्ड होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका 2018 की जो गणना हुई है उसके अनुसार 3421 हो गए। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क और बालाघाट के जो सामान्य वन मंडल हैं उनमें तेंदुओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। यहां पे बात आई है कान्हा नेशनल पार्क की, तो मध्य प्रदेश का जो मंडला और बालाघाट जिला है, ठीक है, मंडला और बालाघाट जिले के अंदर आपका जो कान्हा नेशनल पार्क है, जिसको कान्हा किसली नेशनल पार्क या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ये फैला हुआ है 940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, ध्यान रखिए 940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसकी इतिहास की अगर बात करें तो 1879 में, ठीक है, 1879 में इसको मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में इसको वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, वन आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर 1933 में, ठीक है, 1933 में इसको बनाया गया था अभय वन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद 1952 में ये बना अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद 1955, 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ये डेट से याद रखिए, एटलीस्ट अभय वन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की डेट आपको याद रखनी होगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण डेट है 1974। 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, यानी कि टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का पहला और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका यही है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का यही है। एक और चीज आपको बता दें, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके पास इसका खुद का शुभंकर यानी मैस्कॉट, ठीक है, इसका शुभंकर है। ये शुभंकर का जो नाम है वो है भूर सिंह द बारहसिंगा। भूर सिंह द बारहसिंगा, भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है, ध्यान रखिए बारहसिंगा। आपको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बारहसिंगा यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो शुभंकर है ये 2017 में बनाया गया था और इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। और ये बनाया किसने था? ये बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक है, ये ध्यान रखिए, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो बाघों की संख्या है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है और तेंदुओं की संख्या भी यहां पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए।
इसके अंदर बंजर घाटी है, ठीक है, इसके अंदर बंजर घाटी है। इसके अंदर एक बामनी दरार है जिसको सूर्यास्त पॉइंट कहा जाता है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है, ठीक है। यहां से एक नदी बहती है बंजर घाटी, तो बंजर नदी भी यहां से बहती है, और बंजर के अलावा एक और नदी यहां से बहती है, सुपर्ण, ठीक है। और एक मंगलू करके जो बैगा थे, मंगलू बैगा, ठीक है, इनके नाम से एक सड़क भी इसके अंदर बनाई गई है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर जो काला हिरण है जिसको कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता है, और ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वो सबसे अधिक इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी अपने को सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पन्ना नेशनल पार्क की, पन्ना नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश का जो छतरपुर और पन्ना जिला है, ठीक है, छतरपुर और पन्ना जिला, यहां पर आपका ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 1981 में, ठीक है। और इस उद्यान को 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, यानी कि टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था। इसका एरिया कितना है? एरिया करीब 543 स्क्वायर किलोमीटर है। ध्यान रखिए कितना, 543 स्क्वायर किलोमीटर। 1981, 1994 में टाइगर रिजर्व और 543 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। केन नदी इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से प्रवाहित होती है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें आंवले का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अंदर एक रेप्टाइल पार्क भी है, ठीक है। देखिए रेप्टाइल पार्क जो है वो इसके अंदर है, और रेप्टाइल पार्क है इसके अंदर, और स्नेक पार्क किसके अंदर है? स्नेक पार्क जो है वो कहां पर है आपका? वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, जंगली भैंसा जो है उसके लिए भी ये आपका फेमस है। और पांडव जलप्रपात है, गाथा जलप्रपात है, दोनों इसी के अंदर है, पन्ना नेशनल पार्क के अंदर है कि नदी पर बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी 2 जिलों में फैला हुआ है। इसमें कुछ महाराष्ट्र के भी जिले आते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश का जो सिवनी है और मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है, इन 2 जिलों में ये आपका फैला हुआ है, सिवनी और छिंदवाड़ा। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1977 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। इसका कितना एरिया था? करीब 450 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग इसका एरिया था, जिसको 1977 में, ध्यान रखिए 1977 में इसको अभयारण्य बनाया गया था, ठीक है। बाद में इसका करीब 292 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यानी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कितने एरिया को किया गया? 292-93 की समथिंग स्क्वायर किलोमीटर एरिया को। और ये कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था 1983 को, ठीक है। स्थापना कब हुई है अभयारण्य की? 1977 में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कब बना है? 1983 में, ये ध्यान रखिए। इसके बाद फिर 1992, ठीक है, कब? 1992 में ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर इसको शामिल जो है वो किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। बाद में 2002 में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया। क्या बना दिया गया इसका नाम? इसका नाम बना दिया गया इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और पेंच मोंगली अभयारण्य, यानी कि इसके अंदर जो अभयारण्य उसको पेंच मोंगली अभयारण्य कहते हैं, बाकी इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाने लगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो ये अगला जो है हमारा वो है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क है 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वर्ष 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर है? ये है आपका होशंगाबाद में, ठीक है। होशंगाबाद में एरिया कितना है इसका? एरिया इसका करीब 529 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग। और इसको 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया था, यानी कि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वर्ष 1999, ठीक है। और ये जो है इस उद्यान में जो कृष्ण मृग हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा कृष्ण मृग हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कान्हा नेशनल पार्क कृष्ण मृगों के लिए फेमस है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है कृष्ण मृगों की? सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर ही है। इसके अलावा यहां पर इंडियन बाइसन भी पाया जाता है, जिसको गौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें जो हैं वो आपको यहां पर याद रखनी है।
लैंडस्केप के हिसाब से अनुमानित तेंदुओं की संख्या अगर हम बात करें तो देखिए, ये याद नहीं रखना है आपको, बस ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कहां पर है। तो कान्हा नेशनल पार्क में करीब 450 तेंदुए पाए गए हैं। पालपुर कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान अभी रिसेंट में बना है उसके अंदर 300, मतलब इसमें शिवपुरी भी आपका शामिल है। कान्हा नेशनल पार्क, बालाघाट यानी कि मंडला बालाघाट, ये दोनों इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ पर शिवपुरी के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका पन्ना नेशनल पार्क, चौथे पे है आपका पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए, इतना बहुत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है 1 जनवरी से 53वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन की शुरुआत कहाँ होगी? तो इंदौर है, जहां पे इस तरीके का जो संत सम्मेलन है उसकी शुरुआत हो रही है अविनाशी अखंड धाम आश्रम पर। ठीक है, 1 जनवरी से 4 दिवसीय रहेगा, 53वां संस्करण है अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का। जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ के मुख्य आतिथ्य में इस सम्मेलन की शुरुआत होगी। इसके अलावा वृंदावन के जो प्रख्यात महामंडलेश्वर हैं स्वामी भास्करानंद, मुंबई के चिद ध्यानम आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी चिदवरानंद सरस्वती और वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती भी सम्मेलन में विशेष अतिथि रूप में शामिल होंगे। इस तरीके के एक्चुअल में इंक्लूड, वैसे मैं इस तरीके के वीडियो में नहीं करता हूं इस तरीके के करंट अफेयर को, लेकिन आपका पिछली बार जो MPPSC में एक प्रश्न आया था 2015 का, उसमें कोई सम्मेलन था, उसको इसी तरीके का कोई सम्मेलन था, हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोग उसमें शामिल हुए थे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा, मुझे ठीक लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। अगला प्रश्न है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश में पहली बार इंदौर में फ्लैट बनाने का शिलान्यास किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इंदौर में इस तरीके का फ्लैट बनाने का कार्य लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। शहरी विकास, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के का प्रोजेक्ट है और इंदौर में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम से आवासीय इमारतें बनाई जाएंगी। ये भी ध्यान रखिए, जापान की कंपनी है। ठीक है, जापान की कंपनी है एक, जो ये जो मतलब इसका जो काम है वो करेगी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, किस देश की सहायता से बनाई जा रही है? तो जापान की सहायता से बनाई जा रही है। देश में पहली बार ये बन रही है। इंदौर में फ्लैट बनाने का जो शिलान्यास है 1 जनवरी को किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये वर्चुअली इसका शुरुआत करेंगे। इंदौर के अलावा रांची, चेन्नई, अगरतला, राजकोट, लखनऊ, ठीक है, एक टोटल कितने हैं? 5। एक इंदौर कितना हो गया? 6। तो 6 जो हैं वहां पे अलग अलग तकनीकों से फ्लैट बनाए जाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत। ये इस तरीके की इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि जो भूकंप रोधी भी ये आपकी होंगी। इंदौर में प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के तहत 1024 फ्लैट बनाए जाने, ठीक है, ध्यान रखिए। और भूमि पूजन के बाद फ्लैट निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू भी कर दिया जाएगा। ये निर्माण भूकंप रोधी होंगे। पहली बार भारत में ऐसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा और 128 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लैट 18 महीने में तैयार करने का लक्ष्य बनाया गया। कहां पर? इंदौर में। ठीक है, ये पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको इंदौर की यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो ये नाम तो आपको याद रखनी है आपको, हालांकि आपने अगर नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शहर में देश में पहली बार नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई है? तो शिक्षा की जो दीवार है एक तैयार करी गई है इंदौर में। ठीक है, और इंदौर में ही नेकी की एक दीवार है जिसके बाजू में शिक्षा की दीवार को तैयार किया गया है। नेकी की दीवार में जो आपके सामान हैं, जो आपके यूज का नहीं है, लोग वहां पर रख जाते हैं, जिनको उनकी जरूरत होती है वो उठा लेते हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कराया गया था। हर जिले में इस तरीके की एक जगह डिसाइड करी गई थी कि वहां पर आपके जो कपड़े हैं आप उनको वहां पर रख सकते हैं, जिनको जरूरत होगी वो वहां से ले जा सकते हैं। तो जरूरतमंद और मेधावी बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में पहली बार नेकी की दीवार की तर्ज पर इंदौर में शिक्षा की दीवार तैयार की गई है। ये शिक्षा की दीवार, जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहां पर ये बुक्स यहां पर रखी हुई हैं। ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो अपने बच्चों की जो अनुपयोगी कॉपी किताबें हैं या स्टेशनरी है वो यहां पर देकर जा सकेंगे और इस शिक्षण सामग्री जरूरत बच्चों को दी जाएगी ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। जिनको इनकी जरूरत है वो यहां से जाके इसको ले जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य इंदौर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में स्थित प्राणी संग्रहालय में उड़ीसा से व्हाइट टाइगर पुनर्वासित किया जाएगा? तो उड़ीसा से जो व्हाइट टाइगर है वो पुनर्वासित करने की जो योजना है वो इंदौर में स्थित प्राणी संग्रहालय यानी कि इंदौर का जो प्राणी संग्रहालय यानी कि जू है वो कौन सा है? वो है कमला नेहरू
प्राणी संग्रहालय। ठीक है, इसमें उड़ीसा से व्हाइट टाइगर और इसके साथ साथ काली धारी वाला जो टाइगर है वो पुनर्वासित किया जाना है। इसके साथ ही कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक पक्षी विहार भी बना लिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, पक्षी विहार इस तरीके से बनाया गया है जहां पर करीब 40 प्रजातियों के 700 पक्षी जो है वो यहां पर रह सकेंगे। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जो है वो इंदौर चिड़ियाघर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नौलखा जो जगह है इंदौर में, वहां पर ये स्थित है। एक प्राणी उद्यान है जो कि पूरी तरह से इंदौर नगर पालिका निगम के स्वामित्व वाली है। देखिए, जू जो है इनका जो रख रखाव है वो कौन करता है, वो आपका नगर निगम ही करता है। यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। जू के मामले में बात करें तो सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश का है और सबसे पुराना प्राणी उद्यानों में से एक है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भारत के कुल 180 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में से एक है। चिड़ियाघर में दुनिया के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को लाकर रखा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1974 में और इंदौर चिड़ियाघर को नौलखा क्षेत्र में केवल 17 एकड़ की भूमि पर स्थापित किया गया था और इसके बाद इसमें 32 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। आसपास की जो भूमि है तो वर्ष 1999 में 32 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण करके वर्तमान में करीब 51 एकड़ के क्षेत्रफल में पूरी तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, जो चीजें याद रखने की हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। इससे रिलेटेड जितना भी स्ट्रेटेजी के हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।